हेलो बच्चों, अब मैं आपको कराने जा रही हूँ फ्रेंच रेवोल्यूशन का। मैंने जहाँ तक कल ख़त्म किया था उसको एक बार रीड कर लीजिएगा, उसका आगे का करा रही हूँ। 1.1 से स्टार्ट करें, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। चलो स्टार्ट करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। देखो, जो पॉपुलेशन था फ्रांस का वो अचानक से इतना बढ़ गया कि 1715 में वो क्या था, 23 मिलियन था, और 1789 में कितना हो गया, 28 मिलियन। दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। इससे क्या हुआ, खाने की डिमांड हुई। बच्चा, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो पेट भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ बैलीज विल इंक्रीज, जिससे क्या होगा भाई, खाना तो एक्स्ट्रा चाहिए ही चाहिए। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। जो प्रोडक्शन हो रहा था गेन्स का, मतलब जो वहाँ पर अनाज उगाया जा रहा था, वो सबके लिए काफ़ी नहीं था। टू द पायर्स ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ मेजॉरिटी रोज रैपिडली। देखो, वहाँ पर फ्रांस का जो फूड होता है, मीन वो ब्रेड होता है। वहाँ पर जो ब्रेड था, जो उनका स्टेपल डाइट था, वो उनको सबके लिए नहीं हो पा रहा था, पूरा नहीं पड़ रहा था सबके लिए। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन द वर्कशॉप्स। ज़्यादातर वर्कर्स क्या काम करते थे वर्कशॉप्स में। हुज ओनर फिक्स्ड देयर वेजेस, जिनसे कि जो उनके ओनर होते थे वो उनका फिक्स्ड वेज कर देते, भाई आज तुम्हें 10 रुपया मिलेगा, इतना मिलेगा। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस इन द राइज इन प्राइसेस। लेकिन बेटा, जब चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं तो तनख्वाह जो है वो पूरी नहीं पड़ पाती है सब चीज़ों के लिए। ये हम लोग आजकल इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा होता जा रहा है दुनिया में। हमारे इंडिया में भी इन्फ्लेशन हो रहा है। पेट्रोल के दाम देखो, 90 रुपये से ऊपर हो चुके हैं। तो महंगाई, जो सैलरी तो नहीं बढ़ी ना पापा की, लेकिन पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, दालों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। मीन्स सैलरी तो उतनी ही है, लेकिन इन्फ्लेशन, ड्यू टू इन्फ्लेशन प्राइस हाई हो रहे हैं हर चीज़ के, जिसकी वजह से जो सैलरी है वो पूरी नहीं हो रही है सब चीज़ों के लिए। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच वाइडेंड। बिल्कुल, जिसकी वजह से क्या होगा, गरीब और अमीर का गैप बढ़ता जाएगा। थिंग्स बिकेम वर्स वेन एवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। चीज़ें और भी बद से बदतर हो जाती थी। या तो ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाए, या फिर तेज़ बारिश आ जाए, ठीक है, या बाढ़ आ जाए, या कुछ भी हो जाए, कुछ भी हमारा क्राइसिस हो जाए जिसकी वजह से फसल ख़राब हो जाए, तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। किसको, गरीबों को। क्योंकि बच्चा, अमीरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता चीज़ का दाम बढ़ रहा है या कम हो रहा है, दे हैव सफिशिएंट मनी, ओके। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या होती है, गरीब लोगों को होती है। और यहाँ पर देखो एक लाइन, सो द गैप बिटवीन पुअर एंड रिच वाइडेंड। जब भी गरीब और अमीर के बीच का गैप बढ़ेगा, वहाँ पर विद्रोह होना तय है। आप लोग नहीं जानते होंगे, एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं कार्ल मार्क्स। उन्होंने, वो पूंजीवाद का विरोध करते हैं। मतलब वो इस चीज़ का विरोध करते हैं कि सोसाइटी में पैसे कुछ ही एक मुट्ठी भर लोगों के हाथ में इकट्ठे नहीं होने चाहिए कभी भी। क्योंकि जब सारा फ़ायदा लेकर के पूंजीपति और अमीर होता जाएगा, गरीब और गरीब होता जाएगा, तो एक हालत ऐसा आएगा कि गरीब अपना और अपने परिवार का पेट नहीं पाल पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सोसाइटी में विद्रोह होंगे। वही बात यहाँ पर भी हुई आगे जा कर के कि भाई खाने के लिए पूरा नहीं हो रहा, सैलरीज नहीं बढ़ रही हैं, गैप बढ़ रहा है भाई अमीर और गरीब के बीच का, तो क्या होगा, विद्रोह होना तय है। दिस लेड टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस। इसकी वजह से हमारे सब्सिस्टेंस क्राइसिस आए। समथिंग दैट अकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग ओल्ड रिजाइम। ओल्ड रिजाइम कौन सी टर्म है, मैंने आपको बताया था 1789 से पहले जो होता था उसको, सॉरी 1715 में भी, हाँ, उससे पहले जो होता था उसको ओल्ड रिजाइम बोलते हैं। अब देखो यहाँ सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब दे रखा है, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगे अपने लोग परिवार को पालने के लिए, मीन्स उनका लाइवलीहुड ही डेंजर में आ जाए। दूसरा वर्ड इन्होंने यहाँ पर दिया, ये वर्ड याद कर लेना और लिख लेना, एनोनिमस, वन हुज नेम रिमेन्स अननोन, जिसका नाम हम जानते ही नहीं हैं। उसके बाद है बच्चा, हाउ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपेंस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्यों होते थे, इसका इन्होंने एक टेबल बना रखा है, देख लो इसको। अब भाई बैड हार्वेस्ट हुई है,
या फिर यहाँ पर चाहे तेज बाढ़ आ गई है, चाहे यहाँ पर सूखा पड़ गया है, द पुअर कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड, वो ब्रेड नहीं लेगा जिसकी वजह से वो अपने परिवार का पेट नहीं भर पाएगा। डिसीजेज होंगी, एपिडेमिक्स होंगी, जिस वजह से क्या होगा, ये सब पूरा का पूरा ब्लॉक है कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस बढ़ेंगे। ग्रोइंग मिडिल क्लास 1.3 अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविजेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। जो मिडिल क्लास है अब ये कह रही है भाई प्रिविलेजेस बंद हो जाने चाहिए, मतलब जो तुम्हें जन्म से राइट है ना उससे नहीं होना चाहिए। अब तो जो जितना काम करेगा उसको उस हिसाब से उसकी सुविधा मिलनी चाहिए। इन द पास्ट पीजेंट्स एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्ट्स, पार्टिसिपेट करते थे रिवॉल्ट्स में अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कैरसिटी कमी, खाने की कमी होती थी तब। बट दे हैड लैक दैट मीन्स ऑफ प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोसाइटी सोशल एंड इकोनॉमिक रूल। लेकिन वो पूरी तरीके से सोशल और इकोनॉमिक रूल को चेंज नहीं कर पाते थे, कहीं ना कोई कमी रह जाती थी। दिस वॉज लेफ्ट टू those groups with the third state who had become prosperous and had access to education and new ideas. This was left to those, ये उनके लिए छोड़ा जाता था ग्रुप्स के लिए, द थर्ड स्टेट who had become prosperous, जो धीरे धीरे अमीर होते जा रहे हैं, जिनको एजुकेशन मिलती जा रही है। The 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class. 18 ग्रुप में एक टर्म आई जिसको हम बोलने लगे मिडिल क्लास, who earned their wealth through an expanding overseas trades। मिडिल क्लास पहले तो होती ही नहीं थी। देखो हमने कौन कौन से ग्रुप पढ़े थे, क्लर्जी पढ़ा था, नोबल पढ़ा था, फिर अमीर बिजनेसमैन पढ़े थे, फिर उसके बाद पीजेंट्स और वही पढ़े थे। अब क्या बना, एक मिडिल क्लास ग्रुप बनने लग गया। जो कैसे बना मिडिल क्लास के, थोड़ा व्यापार करने लगा ओवरसीज़, मतलब समुद्र पार पार या फिर इधर उधर व्यापार करने लगा, थोड़े हाथ पैर मार के थोड़े पैसे ज़्यादा कमाने लगा। एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स सच एज वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स दैट वर आइदर एक्सपोर्टेड और ब्रॉट बाय द रिचर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, और वो सेल करते थे या खरीद करके लाते थे और फिर बेचते थे वुलन और सिल्क क्लॉथ्स को अमीर लोगों को सोसाइटी में। इन एडिशन टू मर्चेंट्स, एंड मर्चेंट्स का मतलब होता है बेटा व्यापारी, एंड मैन्युफैक्चरर्स जो बना रहे, मैन्युफैक्चरर्स मतलब जो बनाते हैं कपड़ा या कोई सामान। द थर्ड स्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशंस सच एज लॉयर्स। देखो थर्ड स्टेट के अंदर अब लोग बढ़ने लगे थे, मतलब जो अमीर, थोड़े धीरे धीरे मिडिल क्लास अमीर हो रही है तो वो अपने बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। एजुकेशन देने से क्या हो रहा है, उनके बच्चे लॉयर्स बन रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स बन रहे हैं। All these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth। अब ये लोग पढ़ रहे हैं, जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं जो धीरे धीरे पढ़ने लगे हैं, उनको समझ में आ रहा है, जो वकील बना है, कोई टीचर बना है, कोई कुछ बना है, कि जो ये प्रिविलेजेस हैं ये बाय बर्थ क्यों होने चाहिए, बाय बर्थ तो नहीं होने चाहिए ये सब चीज़ें। रादर अ पर्सन सोशल पोजिशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। मेरिट का मतलब जिसको जिसको जितना आता है उसके हिसाब से उसको प्रिविलेजेस मिलने चाहिए, जितना जो कमा सकता है, जिसको जितना आता है। ये थोड़ी है कि राजा का बेटा राजा बन जाए, ऐसे तो मोदी जी का बच्चा जो सीधा प्रधानमंत्री बन जाएगा, और सबसे बड़ी बात है जी सोनिया गांधी का पुत्र हमारे देश का राजा हो जाता। दीज आइडियाज एनविजाइजिंग अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज। अब इससे क्या हुआ कि सोसाइटी में इक्वल लॉज होने चाहिए, ये लोग कहने लगे, और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। वर्क पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर। ये आइडियाज़ किस किसने दिए गए, ये याद करने हैं दोनों नाम, जॉन लॉक एंड आपका जीन जैक्यो रॉस्क्यू। ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना कि भैया ये इक्वल लॉज का आइडिया कौन से दो फिलोसफर्स ने दिया। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, प्लीज़ लर्न कीजिएगा इन्हें। इन हिज 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, लॉक, ये जो जॉन लॉक थे इन्होंने एक किताब लिखी थी 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। उसमें उन्होंने एक डॉक्ट्राइन का मतलब सिद्धांत होता है, DOCTRI यानी डॉक्ट्राइन लिखा हुआ है, इसका मतलब सिद्धांत होता है। इसमें उन्होंने बताया, उन्होंने सिद्धांत बताए ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क, कि भाई राजा के ये नहीं होता कि एब्सोल्यूट राइट राजा के पास नहीं होना चाहिए। रॉस्क्यू कैरिड दिस आइडिया फॉरवर्ड। जॉन लॉक ने बताया था नहीं होना चाहिए 2 ट्रीटीज, जो उन्होंने बुक लिखी थी। रॉस्क्यू ने इस आइडिया को और आगे बढ़ाया, प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्टैक्ट बिटवीन पीपल एंड रिप्रेजेंटेटिव। और उन्होंने एक आइडिया दिया कि जो रिप्रेजेंटेटिव हों सोसाइटी, मतलब लोग हों, लोगों में से सरकार चुनी जानी चाहिए, उनके रिप्रेजेंटेटिव चुने जाने चाहिए।
Thus, in the spirit of the laws, Montesquieu proposed a division of a power within the government. एक दूसरी बुक का नाम ये भी आपको याद करना पड़ेगा, द स्पिरिट ऑफ लॉ. ये आ जाता है कि ये बुक किसकी है, तो मॉन्टेस्क्यू ने लिखी थी. उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है, लेजिस्लेटिव मतलब जो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो कानून को लागू करती है, एंड जुडिशरी जो कानून को नहीं मानता उनको पनिश करती है. ये तीनों चीज़ें जब मैं आपको सिविक्स का चैप्टर समझाऊंगी उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी. तो जो पावर्स हैं वो बटी हुई होनी चाहिए, डिवीज़न होना चाहिए लेवल ऑफ गवर्नमेंट में. दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इनटू फोर्स इन यूएसए. ये यूएसए में थी इस प्रकार की गवर्नमेंट. आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन. ब्रिटेन से जब 13 कॉलोनीज़ ने अपना इंडिपेंडेंस लिया था. ये देखो हमने उसमें पढ़ा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा है कि वहाँ का खजाना खाली क्यों था. जब लुई 16 आया था तो खजाना खाली क्यों था, क्योंकि ब्रिटेन ने 13 कॉलोनियों को अमेरिका की कंट्रोल कर रखा था और उसने क्या करा था, उनको आज़ाद करवाया था. द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वर एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस. फ्रांस में ये जो था ये बहुत लोग सोचने लगे बहुत ध्यान से. द आइडियाज़ ऑफ दिस फिलोसफर वर डिस्कस इंटेंसिवली इन सलोन्स. सलोन्स जहाँ नाई की दुकान, भाई बात करते हैं, अपने बाल वाल कटवाते हैं. जो ये आइडियाज़ थे इन फिलोसफर्स के कि भाई जो गवर्नमेंट है वो ऐसी होनी चाहिए, हमारी राजा के पास एब्सोल्यूट राइट नहीं होना चाहिए, प्रिविलेजेस बाय बर्थ नहीं होने चाहिए. ये जो आइडियाज़ थे सलोन्स में, कॉफ़ी हाउसेस में, धीरे सब लोगों के पास धीरे धीरे स्प्रेड आउट होने लगे थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स. These were frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write. क्योंकि अब हम सैलून्स में बात कर रहे हैं, कॉफ़ी हाउसेस में बात कर रहे हैं, तो अब इन आइडियाज़ को वो लोग भी समझने लगे थे जो कि पढ़ और लिख नहीं सकते थे. आपका आगे एक चैप्टर आएगा इसमें बुक्स वाला 10th क्लास में, तो उसमें आपको समझाया जाएगा बुक्स की वैल्यू, लोगों को पढ़ने लिखने की वैल्यू. कोई चीज़ अगर उनको समझानी होती थी तो कैसे गांव-गांव जाकर के नाटक दिखाए जाते थे ताकि लोग उन चीज़ों को समझ सकें. The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expense of the state generated anger and protest against the system of privileges. बेटा जो ये 4 लाइनें हैं आपकी नीचे की, ये आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड है. क्योंकि लुइस 16 ने क्या कर दिया था, ब्रेड पे वो मतलब प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे. उसका रीज़न आप 9th क्लास में पढ़ के आए. प्राइसेस ज़्यादा बढ़ा दिए थे क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, वर्सिलिस का वो करना था, उसको किले का ध्यान रखना था और अपना भी राजभोग करना था. तो इसलिए तो यहाँ पर लोगों में क्या हो गया, गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा. ओके, आज इतना ही कराऊंगी. कल आप लोगों को कराऊंगी द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्लीज़ बहुत अच्छे से कीजिएगा. और इसके शॉर्ट क्वेश्चन बनाइए कॉपी में, अलग लास्ट में प्रॉब्लम होगा अदरवाइज़.